हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.3। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक के प्रश्नों को मैंने आपको हल करा दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 4 प्रश्न बचे हैं, उन्हीं को हल किया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, क्योंकि इससे पहले मैं 16 तक के मैंने हल करा दिया था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, कह रहा है। ठीक है, ठीक, एक स्कूल के विद्यार्थी से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ठीक है, कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। इसे एक कहानी के तौर पर आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, मतलब कोई स्कूल है, उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ने सोचा कि कुछ प्रदूषण कम करने के लिए कुछ पेड़ जो है स्कूल के अंदर लगाया जाए, कुछ पेड़ स्कूल के बाहर लगाया जाए। फिर क्या, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पर दिया है कक्षा 1 के एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा 1 का एक अनुभाग मतलब एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि कक्षा 2 के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 के तीन एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। फिर कह रहा है इत्यादि। एक ऐसा मतलब इसी प्रकार के कक्षा 12 तक चलता है। कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग में प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या याद कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17। ठीक है, यानी कि कक्षा 1 का जो विद्यार्थी है वो एक पेड़ लगाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ और 3 का विद्यार्थी 3 पेड़। कितने विद्यार्थी? एक ही विद्यार्थी एक पेड़ लगाता है। जबकि कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि पहला कक्षा है, इसमें 3 अनुभाग का मतलब 3 व्यक्ति हैं, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं। अब जब 3 व्यक्ति हैं तो तीनों व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएगा। 2 व्यक्ति हैं, 2 पेड़ लगाएगा। क्योंकि कह रहा है कि अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका कक्षा कितना है? 3 है, तो ये 3 अनुभाग हैं, यानी कि 3 व्यक्ति हैं, तो 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह कह रहा है 12 तक चलता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 अनुभाग हैं, 12 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है। अब इसको एपी के रूप में ले लेते हैं। अब पहले अनुभाग मतलब 3 व्यक्ति हैं तो कितने पेड़ लगाए? 3। ठीक है, दूसरे में 2 व्यक्ति मतलब 3 व्यक्ति हैं, अपने कक्षा के बराबर 2 पेड़ लगाएंगे, यानी कि 2 3 6, ये 3 9 हो गया। अब डाट करके 12 विद्यार्थी माने कि 12 क्लास वाले जो है 12 क्लास वाले 12 पेड़ लगाएंगे। 3 व्यक्ति हैं तो 12 3 36। ठीक है, ये हो गया। अब ये बन गया हमारा एक एपी। ठीक है, एपी बन गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कुल पेड़ों की संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि कुल पेड़ कितने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम ए बराबर कितना है हमारा 3, डी का मान कितना आएगा 6 - 3 बराबर 3। ये क्या दिया है? ये एन बराबर दिया है, यानी कि अंतिम पद। लेकिन एन बराबर नहीं ज्ञात है। कैसे? देखिए इसमें क्लास कितना क्लास तक है? 1 से लेकर 12 तक, यानी कि क्लासों की संख्या, कक्षाओं की संख्या कितना है? 12, इसलिए एन बराबर 12। हमें ज्ञात करना है पेड़ों की संख्या, पेड़ों का योग कह सकते हैं। योग का मतलब यस एन हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। अगर इन सभी वैल्यू को आप लिख ले जाएंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। अब सीधा सूत्र योग का लगा दीजिए, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले पर आपको वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए एन का मान 12, 12/2, 2 गुणे ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन यानी कि 12-1 इंटू डी का मान आया है 3। ठीक, 2 से 12 में भाग कर दीजिए, 2 छक्के 12, 3 दूना 6 प्लस, ठीक है, यहाँ से 12 में से 1 गया 11 गुणे में 3। ठीक, यहाँ से देखिए 6 प्लस 11 3 33। ठीक है, यहाँ से जाएगा 6 गुणे 6 3 यानी कि 39। ठीक है, ये हो गया हमारा 39। अब 6 से 39 में गुणा कर दीजिए, 9 छक 54 के 4 हासिल 5। ठीक है, 6 3 18, 18 5 23। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 234, यानी कि कुल पेड़ों की संख्या कितना है, 234 पेड़। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, यस एन का मान आया है। ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या 234। ये रहा क्वेश्चन, खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन आंसर काफ़ी छोटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 18वां क्वेश्चन, इससे भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 इतना इतना वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। ठीक है, ये है चित्र। कह रहा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई का मान 22/7 हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो मैं देख लीजिए यहाँ से 18वां है। ठीक, मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, और इसका केंद्र है, ध्यान से समझिएगा। अब कोई वृत्त खींचा गया, अर्धवृत्त मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह, इस तरह। ठीक है, ये एक सर्पिल का आकार बन गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 0.5 है। ठीक है, फिर दूसरी कह रहा है 1 है, यहाँ से फिर केंद्र से यहाँ तक 1 है। तीसरी ये वाली जब इधर आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार त्रिज्या कितने सर्पिल हैं, 13। क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ से देखिए बोल रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त है लेकिन क्रम से। ठीक है, इसे L1 है, एक मिनट, ठीक है, L1 है, L2 है, L3, ठीक है, L4 L5 ऐसे L13 तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या याद करना है, सर्पिल की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये। अब यहाँ से थोड़ी देर ये समझिए, अगर ये वृत्त, ये छोटा वृत्त एक पूरा वृत्त होता, थोड़ी देर के लिए सपोज पूरा वृत्त होता, कि हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त की परिधि का मतलब चारों ओर की हमें लंबाई पता लग जाता, लेकिन यहाँ वृत्त नहीं, यहाँ है क्या, अर्धवृत्त। तो हम अर्धवृत्त का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, इससे पहले देखिए यहाँ कितना है, L1, यानी कि L1 का मान कितना दिया हमें, क्वेश्चन में दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए L1 का मान तो यहाँ से यहाँ तक क्या मान दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। अब हम करें इसी के लिए, अब हम करें अगर कि अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr, अर्धवृत्त πr, ये होगा πr। ठीक है,
अब ये क्या है, ये त्रिज्या है यानी कि R1 है, ठीक है। अब यही मान इस पे पुट कर दीजिए, पाई R1, R1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कई त्रिज्याएं हैं इसलिए R1 का मान 0.5 यानी कि हो जाएगा यहाँ से 0.5 पाई। ये तो हो गया हमारा अर्धवृत्त की परिधि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करने की। अब ये यहाँ मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेना होगा। उसके लिए देखिए क्या दूसरा क्या दिया है हमें, दूसरा हमें दिया है आप 1 सेंटीमीटर यानी कि 1.0 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लगाते हैं अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होता है, ठीक है। तो 1 मिनट हम यहाँ से पहले मैं सीरियल से लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं सीरियल से लिख लेता हूँ। L1 का मान इतना, ठीक है। अब यहाँ से लिख लेता हूँ L2 का मान 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है। L3 का मान 1.5 सेंटीमीटर, इतना मैं लिख दूँ चूँकि इतना ही हमें काम लगेगा, ठीक है। अब L2 मतलब ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक। अब देखिए ये तो हमारा L1 के लिए हो गया, यानी कि ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि, पहली अर्धवृत्त की परिधि। अब इसका जब निकालेंगे, यहीं से निकाल दे रहे हैं हम, इसका निकालेंगे तो पाई आर होता है, पाई गुणे आर का मान 1.0 यानी कि ये हो जाएगा 1.0 पाई, ठीक है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा पाई आर यानी कि पाई आर 1.5 गुणे पाई 15 पाई, ठीक है। मतलब मैंने सूत्र तो यही लगाया है, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होता है, देख लीजिए पाई गुणे आर का मान, देखिए यहाँ से R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाई R2 का मान मतलब प्रत्येक के लिए मैंने अर्धवृत्त का मतलब प्रत्येक के लिए अर्धवृत्त का जो है मैंने परिधि निकाला है। तो एक प्रकार से ये एक AP बन जाएगा, यानी कि पहले अर्धवृत्त की परिधि, फिर दूसरे अर्धवृत्त की परिधि, तीसरे चौथे, इसी प्रकार। तो पहले क्या माना है मैंने, पहले निकाला है 0.5 पाई, दूसरा क्या निकाला है L2 1.0 पाई, तीसरा 1.5 पाई, इसी प्रकार से निकाला है मैंने। अभी ये निकलते निकलते अब देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कह रहा है 13 अर्धवृत्त हैं, यानी कि इसी प्रकार ये 13 हैं। कितने अर्धवृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त हैं, यानी कि यन का मान क्या आएगा हमारा, यन का मान आएगा हमारा 13 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यन का मान यहाँ से क्या आएगा 13, जबकि अभी पहले हम यहाँ से अब AP बन गया है, तो A का मान 0.5 पाई, ठीक है। D का मान 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटा देंगे तो ये जाएगा, ये 1 है ये आधा है, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा आएगा, यानी कि 0.5 पाई, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से A का मान ज्ञात हो गया, D का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। और यन का मान कितना है 13, चूँकि कितने राउंड हैं 13 राउंड है, ठीक है। राउंडों की संख्या या फिर आप रेखाओं की संख्या कह सकते हैं 13 है। अब कह रहा है कि इन पूरे रेखाओं की या पूरे सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई का मतलब योग, 1 सर्पिल 2 सर्पिल 3 सर्पिल योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें यन को ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, ना समझा तो एक बार वीडियो रिवाइज करके मतलब दोबारा देखिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। तो इन चीज़ों को मैंने ज्ञात कर लिया, A का मान, D का मान, N का मान, यन का मान ज्ञात करना है, तो हम यन वाला हम क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं SN वाला फार्मूला लगा देता हूँ। तो जो मान दिया है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। उधर मैंने लिखा था, ठीक है, A का मान मैंने निकाला था, A का मान
0.5 पाई। ठीक है, इसके बाद डी का मान मैंने निकाला था 0.5 पाई। ठीक है, दोनों आया था 0.5 पाई। फिर यन का मान क्या था 13, चूँकि 13 राउंड थे। यस यन का मान हमें नहीं मालूम था, यही चीज़। फिर देखिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ से n का मान 13 है तो 13/2 2 गुणे ए का मान क्या है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n-1, n का मान 13 -1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान है 0.5 पाई। ठीक है, यहाँ से देखिए 13/2। अब यहाँ से 0.5 से 2 में गुणा करेंगे तो यह जाएगा 1.0 पाई। ठीक है, प्लस यहाँ से जाएगा 12 गुणे में 0.5 पाई, यहाँ से 13/2 ये जाएगा 1 है 1 पाई, 1 पाई लिखा ना तो 1 पाई को हम पाई भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से कि 12×5 = 60। ठीक है, यहाँ से जगह 6 पाई। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 13/2 ये जाएगा 1 पाई और 6 पाई बराबर 7 पाई। यहाँ से देखिए 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान क्वेश्चन में दिया था 22/7 प्रयोग करना है। 7 से 7 कटा, 2 से 11 में कटा तो ये जाएगा 13 गुणे में 11। ठीक है, 13 गुणे में 11 इसे गुणा कर लेते हैं। 13 के 3। ठीक है, हासिल 1, 13 का 13 1 14, यानी कि ये जाएगा 143। ठीक है, मीटर। ठीक है, 143 मीटर कुल लंबाई, सर्पिल की लंबाई यहाँ से लिख सकते हैं, लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर्पिल की लंबाई बराबर 143 मीटर। ठीक है, ये रहा है हमारा सर्पिल की लंबाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। 20 में क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों को इंग्लिश में लॉक्स कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, ठीक है, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इसी प्रकार रखा गया है। देखिए आकृति 5.5 में। आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर इसको आप समझाते हैं। फिर कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो निचला पंक्ति है इसमें कह रहा है 20 लट्ठा है, इसके बाद इसमें कह रहा है 19, फिर तीसरे पंक्ति में 18, इसी प्रकार 17 16 इसी प्रकार रखते चले गए हैं। अब पूछ रहा है कितने पंक्ति हैं, यानी कि कितने पंक्तियों में 200 लट्ठा आएगा। पंक्तियों की संख्या हमें याद करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा लट्ठों की संख्या कितना दिया है, लट्ठों की संख्या कितना दिया है, हमें 200 दिया है। ठीक है, ठीक है, लट्ठों की संख्या हमें दिया है 200। अब यसियन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यसियन बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, यानी कि पूरा योग, किसका योग, लट्ठों का योग 200। फिर देखिए पहली पंक्ति में नीचे से सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा, यानी कि ए बराबर 20, इसके बाद 19, दूसरा पद 19, तीसरा पद 18, चौथा पद 17, इसी प्रकार है। अब हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 19 है ना, तो कुल, ठीक है, लट्ठों की संख्या कितनी है 200। अब कुल लट्ठों का योग है, यानी कि यसियन बराबर 200, ये हो गया। अब नीचे से ले रहा है, नीचे से पहली पंक्ति में है कितना 20 लट्ठा, यानी कि ए बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ से इसे फिलहाल छोड़िए। देखिए नीचे से पहले 20, फिर 19,
18, 17 इसी प्रकार हमें रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार रखा गया है। अब यहाँ से देखिए ए का मान कितना आएगा 20, डी का मान निकालेंगे 19 माइनस 20 बराबर -1। हमें क्या करना है यन का मान, यानी कि यन का मान है निकालना है। यन को लिख सकते हैं क्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम एस एन ज्ञात है ना, तो एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान 200 दिया है, 200 बराबर n/2 2 गुणे ए का मान 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है -1। ठीक है, यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 400 बराबर n 2 दूना 4 यानी कि 40 प्लस यहाँ से -1 है। अब देखिए -1 का गुणा n-1 में बारी बारी से गुणा करेंगे, तो -1 को गुणा n में करेंगे, ये जाएगा -n, फिर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए 400 बराबर n 40, अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे -n प्लस 1, यहाँ से जाएगा 400 बराबर n 40 और 1 41 माइनस n। ठीक है, ये आया हमारा 41 माइनस n। अब यहाँ से मैं हल कर लेता हूँ, यही बगल में वरना दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 400 बराबर n का 41 में गुणा कर दीजिए 41n माइनस n का n में गुणा कर दीजिए, यहाँ से n का 41 में गुणा 41n, n का n में गुणा -n²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस पूरे टर्म को इधर लाइए, यानी कि यहाँ से -n² प्लस 41n बराबर 400। ठीक है, -n² प्लस 41n, यहाँ से जाएगा -400 बराबर 0, यहाँ से 41 है। ठीक है, यानी कि अब देखिए 400 को मैंने पक्षांतर किया -400 आया। अब यहाँ तो माइनस नहीं रहना चाहिए, यहाँ प्लस रहना चाहिए, इसलिए सब में माइनस से हम गुणा कर देंगे। तो इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो n², यहाँ से जाएगा -41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, गुणनखंड कर देंगे, चूंकि n का 2 मान प्राप्त होगा। अब देखते हैं कौन कौन सा मान प्राप्त होगा। इसमें तो आएगा नहीं, तो इस समीकरण को हम पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, n² -41n प्लस 400। ठीक है, यहाँ से देखिए n² -41n प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए गुणा करने पर 400 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर 41 आना चाहिए। ठीक है, तो 400 को हम निकालते हैं। यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 2 के 2, यहाँ से 2 पच्चीसैया में 100 25। ठीक है, 5 25 25, 5 1 5। देखिए अगर 5 हम 25 को गुणा करते हैं, यहाँ से आया 25, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अगर हम 25 को 16 में ऐड करें तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आया। मुझे 41 लाना था। 25 का 16 में गुणा करेंगे 400 आना चाहिए। 16 5 6 80, 16 दूना 32, 32 8 40 आ गया हमारा। तो यहाँ से n² माइनस n 41 को क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 16 प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से देखिए n कॉमन ले लीजिए तो n -25 बचेगा, -16 कॉमन ले लीजिए तो ये जाएगा n -25 बराबर 0। तो n -25 n -25 एक बार लिख देंगे, n -25 बचा क्या n -16 बराबर 0। तो एक बार n -25 बराबर 0, यानी कि n बराबर 25, n -16 बराबर 0, n बराबर 16। अब देखिए n का मान 25 और 16 आया है,
n का 2 मान आया है, लेकिन साथ साथ यहाँ कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। पंक्तियों की संख्या यानी कि n का मान 25। अगर हम a का मान 25 लें यानी कि a 25, एक 25 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 24d। अब a का मान क्या है, a का मान मैंने निकाला था 20 प्लस 24 गुणे d का मान -1, यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस 24। यहाँ से देखिए, यहाँ से जाएगा -4। चूँकि ये पंक्तियों की संख्या है, कोई भी किसी का नंबर जो है माइनस में आता हो तो असंभव होता है। क्योंकि कोई भी संख्या अगर कहेंगे ये -4 है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं समझ में आएगा, तो ये क्या होगा, असंभव होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या इतना नहीं आएगा। ये तो मैंने देखा 25 रख के देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं a 16 रखें, तो यहाँ जाएगा a प्लस 15d, a का मान 20 प्लस 15 गुणे d का मान -1, यहाँ से जाएगा 20 माइनस 15 के 15, यहाँ से जाएगा 5। तो ये संभव होगा, ठीक है। यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। तो शायद यही आया है। एक मिनट में थोड़ा आंसर मिला लेता हूँ, वरना कुछ गड़बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 19वां है, एक मिनट, 19वां तो ठीक है। 19वां n बराबर 16 से, हाँ ठीक है, n बराबर 16 ही दिया है, यानी कि पंक्तियों की संख्या 16 आया है, ठीक है। 16 पंक्तियाँ, ठीक है, ठीक। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है किस पंक्ति में, यानी कि पहले पंक्ति में। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न को। यहाँ से पूछा कि कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, 200 कितने पंक्ति में रखेंगे, तो पंक्तियों की संख्या मुझे 16 मिला, चूँकि 16 मिला। अब यहाँ से समझिए, पंक्तियों की संख्या 16 है। फिर पूछ रहा है कि ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, चूँकि पंक्ति की संख्या कितना है, 16। अब 25 के लिए तो असंभव है, पंक्तियों की संख्या 16 है, ठीक है। अब सबसे ऊपरी जो होगा वो चौथा पंक्ति होगा, 16वां पद। तो 16वां पद के लिए मैंने ज्ञात किया, तो कितने हैं उसमें लकड़ी या फिर कहते हैं लट्ठे, कितने हैं, 5, ठीक है। समझ में आएगा तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए, पंक्तियों की संख्या 2 आया, 25 और 16। 25 के लिए जब मैंने निकाला तो ये असंभव आया, यानी कि -4 आया। ये क्या है, देखिए, ये इसलिए निकाला गया है, n बराबर 16 है, n बराबर 25 है, 25 के लिए मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये -4 आया। अब देखिए, जो n बराबर 16 है, a प्लस 5d 15d, ठीक है। तो ये आया है 5, यानी कि पंक्ति कितने है, 16। अब मुझे बताना है कि 16वें पंक्ति में कितने ऊढ़ हैं, कितने लट्ठा हैं। तो 16वां पद के लिए मैंने निकाला है a प्लस 15d, आया कितना, 5। तो 16वां पद में यहाँ से लिख दें, 16वें पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, 16वें पद में 5 लट्ठे हैं। ये तो है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर आलू 10 आलू रखे हुए हैं, यानी कि आलूओं की संख्या कितना है, 10 है, यानी कि n बराबर 10, ठीक है। यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये हमें याद करना है।
अब देखिए जैसे यहाँ से मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बाल्टी रखा हुआ है आपका, मान लीजिए बाल्टी तो बनाना आता नहीं मुझे, ठीक है, वैसे बना दिया मैंने। ये मान लीजिए आपको बाल्टी रखी हुई है, ठीक। पहले दूरी कितना है, 5 मीटर, फिर इसके बाद 3 मीटर, ठीक है। ये कितना है इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब देखिए ये 5 है, बाकी सभी 3 है, क्वेश्चन में बोल रहा है बाकी सभी 3 है, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो 5 था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, 3 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 8। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 3 11, मतलब इसी प्रकार बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हमारा इसमें देखिए एक बार तो लड़की जाएगी यहाँ तक, फिर आएगी, तभी तो पूरी कुल दूरी हम तय कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात कर लें, उसी में 2 से गुणा कर दें, तो हमारा आना और जाना दोनों की दूरी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा बना क्या, AP 5 बना, 8 11, फिर 11 में 3 ऐड कर देंगे 14, ठीक है, इसी प्रकार। अब देखिए यहाँ से A बराबर कितना है हमारा 5, D का मान कितना आएगा 8 - 5 बराबर 3, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, SN ज्ञात करना है, कैसे, क्योंकि हमें कुल दूरी ज्ञात करना है, कुल का मतलब योग, ठीक है, कुल योग यानी कि दूरी का कुल योग ज्ञात करना है। अब चूँकि क्वेश्चन में मुझे पहले बोल दिया था इसमें कितने आलू हैं, 10 आलू हैं, यानी कि N बराबर 10, ठीक है। अब हम फार्मूला लगा देंगे, SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D, ठीक है। यहाँ से देखिए N का मान 10 बट्टे में 2, 2 गुणे A का मान 5 प्लस N - 1 यानी कि 10 - 1 × D का मान 3, 2 से 10 में भाग कर दीजिए, आएगा 5, 5 दूना 10 प्लस 9, यहाँ से 9 हो जाएगा, गुणे में 3, यहाँ से 5 10 प्लस 9 3 27, ठीक है। 5 गुणे में 27 10 37, गुणा कीजिए, 7 × 5 = 35 की 5 3 5 3 15 15 3 18, ठीक है। ये हमारा आ गया 15 3 18 मीटर, यानी कि 185 मीटर। ये तो सिर्फ हो गया जाने का, मतलब एक बार लड़की बाल्टी से पूरी आलू बटर मतलब इकट्ठा करी, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो सिर्फ जाने का हमारा दूरी तय है इतना मीटर। अब आने का यानी कि अब लिखेंगे कुल दूरी बराबर 2 गुणे 185 मीटर, तो गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, ठीक है, 8 दूना 16, 16 1 17, ठीक है, 2 × 2 = 3। तो ये फाइनली जो हमारा कुल दूरी आया वो आया 370, कितना आया 370 मीटर, ठीक है, 370 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए, तभी उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसको समझना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई देने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।